हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप देख रहे हो, पिछली वीडियो से हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रखा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और इस पूरे चैप्टर की एक ही थीम है कि जब तक आप किसी भी परिपथ का या कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स के बदलते रहोगे, जितने समय तक आप बदलते रहोगे उतने समय तक आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल मिलता रहेगा। अगर आप परिवर्तन तेज कर रहे हो, कम समय में ज़्यादा परिवर्तन, तो आपका ईएमएफ ज़्यादा बनेगा। और अगर आप स्लो चेंज कर रहे हो तो आपका ईएमएफ कम बनेगा। इसी के संबंध में हमने चुंबकीय फ्लक्स पढ़ लिया, फैराडे के प्रयोग पढ़े, फिर फैराडे के नियम पढ़े। 2 नियम थे, पहला और दूसरा दोनों इंपॉर्टेंट हैं। फिर हमने लेंज का नियम पढ़ा। उसके बाद मैंने देखा कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण की पालना कैसे करता है। और फिर लास्ट वीडियो में मैंने प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा के बारे में जाना। कुछ एग्जाम्पल्स भी इस श्रृंखला में हम कर चुके हैं ना। और जो हेडिंग मैंने आपको लास्ट टर्न पर समझाई थी, आज उसे पढ़ेंगे। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ध्यान से देखना। पुनः समझाता हूं और फिर इसको नोट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। हेडिंग क्या थी? समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की रेखीय गति के कारण ईएमएफ लिख दूं, आप समझ जाओगे ना। विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है ना। तो हमें ये हेडिंग पढ़नी है। और बच्चों ये हेडिंग काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है ना। तो विचार करेंगे, जरा ध्यान से देखना। अब जैसा कि हेडिंग कह रही है, पहले एक बार ढंग से समझो, फिर इसको नोट करेंगे और फिर इसी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। आज पूरे लेक्चर में हमें केवल इस हेडिंग को समझना है शानदार तरीके से, है ना। तो प्रयास करूंगा बच्चों कि आपको 100% बोर्ड पर ही समझ में आ जाए। पिछली वीडियो आपने देखी होगी ना, और अगर जिन बच्चों ने ना भी देखी है तो फिर आप ध्यान से लगाना यहां पर। बच्चों सबसे पहले तो मुझे एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए मैं 2 तरह के प्रतीक काम में ले सकता हूं, डॉट या क्रॉस। डॉट लिया है मतलब तल के लंबवत बाहर की ओर, क्रॉस लिया है मतलब तल के लंबवत अंदर की ओर। जैसा आप चाहो वैसा आप मान सकते हो, कोई प्रतिबंध नहीं है इस चीज में हमारे ऊपर। जैसा कि किताब में दिया हुआ है तो मैं क्रॉस ले रहा हूं। अब समरूप कैसे बनेगा भाई? इनके बीच की डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। एक तरीके से ये मान लो कि चुंबकीय बल रेखा है, और चुंबकीय बल रेखाओं के बीच की दूरी परिमाण को दर्शाती है ना। परिमाण हर जगह बराबर होना चाहिए। दिशा सब क्रॉस का मतलब अंदर की ओर एक ही दिशा में ही है। इसका मतलब ये जो क्षेत्र बना वो बना समरूप। क्या बन गया? समरूप। बताओ यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू आप मान लीजिए बी। कितनी वैल्यू मान लें? बी। बताओ यहां तक बात समझ में आ गया ना। तो एक लाइन तो ये क्लियर है। कौन सी लाइन? कि माना वी मान का एक चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी वैल्यू कितनी है? बी। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? वी। कि माना बी मान का एक चुंबकीय क्षेत्र, समरूप चुंबकीय क्षेत्र चित्रानुसार व्यवस्थित है। अब बच्चों आपको इसमें एक चालक छड़ रखनी है, तो कैसी भी एक रॉड ले लो, जैसे तुम्हारी इच्छा हो। मैंने ये रॉड मान ली पूरी एक, इतनी चौड़ी, क्योंकि इसके बीच में कुछ लिखूंगा इसलिए थोड़ा मैंने चौड़ी मानी है। रॉड का मतलब क्या होता है बच्चों? बिल्कुल सीधी और हर जगह से मोटी, बराबर मोटाई की होनी चाहिए ना। तो ये हमने रॉड मान ली। अब इस रॉड की जो लंबाई है, अब लंबाई का प्रतीक तो हम एल लिया करते हैं, तो हमने एल मान ली। अब इसमें स्मॉल एल लीजिएगा आप। उसके पीछे एक लॉजिक है हल्का सा, क्योंकि इस चैप्टर में आप एक हेडिंग पढ़ने वाले हो आगे, स्वयं प्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। तो जब स्वयं प्रेरण पढ़ोगे तो आप देखोगे कि उसका प्रतीक कैपिटल एल आता है। तो इस चैप्टर में, पूरे पर्टिकुलर ईएमएफ के चैप्टर में
जहां भी कोई लेंथ रहेगी मैं स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करने पर कभी कभार चक्कर पड़ सकता है आपके साथ में, आप कहीं समझने में गलती कर दो कि लंबाई है या स्वयं प्रेरण है, ध्यान रखिएगा। तो लंबाई मैंने स्मॉल एल ले ली, छड़ का नाम कुछ भी ए भी देते हैं अक्सर, कैपिटल बी मान रखा है इसलिए मैंने कल स्मॉल ए भी माना था। इतनी लैंग्वेज बन गई कि माना एल लंबाई की छड़। जो लंबाई है बच्चों ध्यान से देखो, ये बाई अक्ष के अनुदिश है। जब आप पन्ने पे बनाओगे तो जरा बाई अक्ष तो लेते हो, बाई अक्ष के अनुदिश इसकी लंबाई हो गई। चुंबकीय क्षेत्र आपका जेड अक्ष में हो जाएगा और ये गति कर रही है, रेखीय गति होनी चाहिए। कैसी गति? रेखीय। और रेखीय गति का मतलब होता है एक सीधी रेखा में गति। तो बच्चों ये रॉड, ये जो रॉड है ये v वेग से, कितने वेग से? v वेग से रेखीय गति कर रही है। बताओ पूरी हेडिंग इसमें डायग्राम दिखी ना आपको। आपने समरूप चुंबकीय क्षेत्र ले लिया, समरूप चुंबक क्षेत्र ले लिया, आपने उसके अंदर एक चालक छड़ रख दी, चालक छड़ की आपने रेखीय गति करवा दी। अब बच्चों मुझे इस छड़ में ईएमएफ चाहिए, हमें इस छड़ में क्या चाहिए? ईएमएफ। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि इसमें ईएमएफ बना ही क्यों। ईएमएफ का मतलब हुआ कि ये रॉड बैटरी की तरह काम करनी चाहिए, ये रॉड एक बैटरी की तरह काम करनी चाहिए। तो पहले तो मैं ये समझने का प्रयास करता हूं कि ये रॉड एक्चुअल में बैटरी की तरह बिहेव करेगी भी या नहीं करेगी, और फिर अगर बैटरी की तरह बिहेव करेगी तो कितना उसका ईएमएफ होगा। तो बच्चों लैंग्वेज क्या बनकर तैयार हुई कि माना एल लंबाई की छड़ है, कि स्मॉल ए बी क्षेत्रानुसार कैपिटल वी चुंबक क्षेत्र में वी वेग से गतिशील है। तीन चीज आपको नजर आ रही है बच्चों यहां पर, लंबाई, वेग और चुंबकीय क्षेत्र, तीनों ही आपस में लंबत हैं। एक एक्स अक्ष पर है, एक वाई अक्ष पर है और एक जेड अक्ष पर है। क्लियर है? अब मैंने कल विचार करना क्या बताया था कि आप ऐसे सोचो कि ये छड़ गति कर रही है बच्चों। अब दिमाग लगाना, लॉजिक स्टार्ट करता हूं। छड़ में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि छड़ है चालक। छड़ कैसी है? चालक। और चालक की डेफिनेशन ही हमारी फिजिक्स में ये है कि जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो। आप ऐसा बोल दो कि जिसमें इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन तो हर बॉडी में होते हैं बच्चों, चाहे चालक को चालक अर्धचालक कैसी वस्तु हो, क्योंकि हर चीज परमाणु से मिलकर बनी हुई है। परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बने हुए हैं, पर उनमें इलेक्ट्रॉन बाउंडेड कंडीशन में होते हैं। और जो चालक की हम बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। कैसे इलेक्ट्रॉन? फ्री। अब चालक है तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब बच्चों ये रॉड गति कर रही है तो रॉड के अंदर बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन भी तो गति कर रहा है। रॉड गति कर रही है तो रॉड के अंदर बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन भी तो गति कर रहा है। आप ऐसे समझें, आप बस में बैठ के जा रहे हो, आप चुपचाप मजे सीट पे बैठे हुए हो, बस चल रही है और मैं सड़क पे खड़ा होकर आपको देखूं तो मुझे तो ऐसा लगेगा ना कि आप भी चल रहे हो, जबकि एक्चुअल में आप तो उसके अंदर आराम से बैठे हो। इलेक्ट्रॉन इस चालक छड़ में बैठा हुआ है, चालक छड़ खुद गति कर रही है। तो मैं ऐसे सोचूंगा कि इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, कि चालक छड़ की गति के कारण इलेक्ट्रॉन भी गतिशील होता है। और बच्चों एक हेडिंग पढ़ाई थी चैप्टर नंबर 7 में, जिन लोगों ने चैप्टर नंबर 7 नहीं पढ़ा है वो सुनना ध्यान से, कि अगर Q आवेश चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल V में V वेग से गतिशील हो तो उस पर एक चुंबकीय बल लगता है। चुंबकीय बल कितना? Q BV sin थीटा। कितना बल लगता है दोस्तों? Q BV sin थीटा। पर ध्यान से देखो ये थीटा क्या था? वेग और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण। आपका वेग है एक्स अक्ष पर, चुंबकीय क्षेत्र है जेड अक्ष पर, तो यहां थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। और जब थीटा 90 था, कंडीशन नंबर 2 याद आ गई होगी, तो बल आ जाएगा QBB। जब आके देख लो sin 90 का मान 1 आता है। मतलब ये हुआ बच्चों कि जब रॉड गति करती है, सुनना ध्यान से, जब रॉड गति करती है तो रॉड के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी गति करता है। और चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, सुनना, चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति के कारण इस इलेक्ट्रॉन पर एक चुंबकीय बल लगता है। कितना? FB बराबर QBB। ये कहानी समझ में आई सबको? जब भी आवेश चुंबक क्षेत्र में गति करेगा तो उस पर एक चुंबकीय बल अप्लाई होता ही होता है। कितना बल लगा दोस्तों? FB बराबर QBB। अब इस बल की दिशा जानना चाहूं, तो दाहिनी हथेली का नियम याद आना चाहिए, चैप्टर नंबर 7 में पढ़ाया था। नियम क्या है भूल गए होंगे आप लोग, तो मुझे पूरी उम्मीद है। दाहिना हाथ को अपन इस प्रकार फैलाएं, कई नियम निकाल सकते हैं, मुझे ये इजी लगता है। उंगली होंगी चुंबकीय क्षेत्र में, अंगूठा होगा धारा की दिशा में, हथेली से धक्का देने की दिशा
बल की दिशा को बताएगी। चुंबकीय क्षेत्र क्या आपको पता है क्या? सर बिल्कुल पता है, अंदर की ओर है। ये तो उंगली अंदर कर दी। क्या आपको धारा पता है? धारा पता नहीं है, लेकिन थोड़ा सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है प्लस एक्स दिशा में। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है प्लस एक्स दिशा में। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव कण है और करंट हमेशा नेगेटिव कण के अपोजिट फ्लो होता है। जब आपका इलेक्ट्रॉन धनात्मक एक्स दिशा में जा रहा होगा तो करंट उसकी वजह से ऋणात्मक एक्स दिशा में जा रहा होगा। उंगली चुंबकीय क्षेत्र में, अंगूठा धारा में। अब धक्का देंगे तो नीचे धक्का पड़ेगा, मतलब ये जो बल होगा, ये जो बल होगा, ये बच्चों इस छड़ में ए से बी की ओर लगेगा। सुनना ध्यान से। छड़ ने गति की, छड़ में इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन ने गति की तो इलेक्ट्रॉन पर एक चुंबकीय बल लगा। कितना बल लगा? QBV। और किस दिशा में लगा? बच्चों पूरा ढंग से समझना है, एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, मतलब घर भी नहीं पढ़ना पड़े, इतना क्लियर वीडियो में हो जाए। तो बल कहां से कहां लगा बच्चों? ए से बी की ओर। अब आप सोचिए, अगर इलेक्ट्रॉन पर ए से बी की ओर बल लगता रहेगा, इलेक्ट्रॉन पर ए से बी की ओर बल लगता रहेगा, तो फिर तो इलेक्ट्रॉन सर ए से बी की ओर गति करना प्रारंभ कर देंगे। अरे कोई भी चीज किधर गति करती है? जिस दिशा में बल लगता है। बल लग रहा है ए से बी की ओर, तो इलेक्ट्रॉन ए से कहां जाएंगे? बी की ओर। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन ए सिरे को छोड़कर, ए सिरे को छोड़कर कहां इकट्ठा हो जाएंगे? बी की ओर, बी की ओर, बी की ओर। तो भाई साहब ए तो बन जाएगा पॉजिटिव और बी बन जाएगा नेगेटिव, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 आप याद कीजिए, मैंने आपको क्या लॉजिक सिखा रखा है कि जिस सिरे से जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो प्लस बन जाएगा और जहां पर इलेक्ट्रॉन जाता है वो क्या बन जाएगा? माइनस। तो बच्चों एक थीम दिमाग में आगे होगी, सर इस बैटरी में प्लस, इस छड़ में प्लस और माइनस बन रहे हैं, इसका मतलब ये छड़ एक बैटरी की तरह बिहेव करेगी। बिल्कुल दोस्तों, छड़ में प्लस माइनस बन रहे हैं तो छड़ बैटरी की तरह बिहेव करेगी ही, तभी तो मैं इसका EMF निकालने जा रहा हूं। तो आप आज के बाद हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई चालक छड़ चुंबक क्षेत्र में गति करती है तो खुद का उसका एक EMF होता है। कितना, वो मैं भी आपको बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी को। ऊपर का सिरा प्लस, नीचे का सिरा माइनस, और आप जानते हो कि प्लस से माइनस की ओर सर विद्युत क्षेत्र बन जाता है। प्लस से, इनको अंदर से साफ कर दूंगा ना ऐसे ताकि मैं लिख पाऊं। तो प्लस से माइनस की ओर तो क्या बन जाता है बच्चों? विद्युत क्षेत्र बन जाता है। इसका मतलब ए से बी की ओर क्या बन गया? विद्युत क्षेत्र। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र की वजह से चुंबकीय बल लगा QBV ए से बी की ओर, पर जो विद्युत क्षेत्र है वो भी तो विद्युत बल लगाएगा। एक चैप्टर नंबर 1 में आपको मैंने एक बल और पढ़ाया है, विद्युत बल F बराबर QE। अगर Q आवेश है, E चुंबकीय क्षेत्र है कैपिटल E, तो बल होता है QE। बात करूं दिशा की तो धनावेश पर तो क्षेत्र की दिशा में होगा। क्षेत्र कहां है? नीचे। तो धनावेश पर तो यह बल कहां लगेगा? नीचे। और ऋणावेश पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में, क्षेत्र नीचे है तो ऊपर। आप बात कर रहे हो इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव कण है, नेगेटिव कण है, इसलिए बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में। क्षेत्र नीचे है तो बल कहां लगेगा? ऊपर। बल कहां लगेगा? ऊपर। और कितना बल लगेगा बच्चों? ये QE। कितना बल लगने वाला है? QE। उम्मीद करता हूं यहां तक कहानी आपको ढंग समझ में आ रही होगी। थोड़ा ना थीम बना के समझना, फील करो कि आपके हाथ में एक रॉड है, चुंबकीय क्षेत्र है, वो गति कर रही है, चुंबकीय बल लगा, इलेक्ट्रॉन मूव किया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, विद्युत क्षेत्र बन गया, विद्युत बल लग रहा है, ये सारी कहानी समझ में आ जाएगी। अब दोनों बलों पे फोकस करो बच्चों। FV फेसबुक नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स है। कहां लग रहा है? नीचे। और FE कहां लग रहा है? ऊपर। संतुलन चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा बच्चों। कभी ना कभी तो हमें साम्य अवस्था मिलेगी। साम्य अवस्था का मतलब होता है ऊपर वाला बल और नीचे वाला बल कभी ना कभी तो बराबर होगा। और जैसे ही आप इनको बराबर सोचना तो आप लिखोगे QE बराबर QVV। Q ने Q को मार दिया तो कैपिटल E की वैल्यू आ गई साहब VV। ये कैपिटल E क्या चीज है बच्चों? ये सूत्र याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 17 पढ़ाऊंगा आपको, वहां पर भी ये सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 2 नंबर का न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले पर आने की प्रबल संभावना रहती है, पर वो सूत्र थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा। ये E की जगह E0, वेग V ना रहकर प्रकाश का वेग C बन जाएगा,
और बी की जगह B0। सुन लेना कान खोल के, E बराबर VV संबंध है। इसी को मॉडिफाई करके चैप्टर नंबर 17 में मैं 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल बनाऊंगा। इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पिछले 5 साल में 3 बार आ चुका है वो क्वेश्चन। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं है। E बराबर C भी बन जाएगा। C प्रकाश की चाल आप जानते हो, 3 गुना 10⁸। E और B में से कोई पर शब्दों का जाल बनेगा वो आपके सामने। E या B में से कोई एक देगा और एक पूछ लेगा। खैर छोड़ो, वो चैप्टर नंबर 17 के बाद 17 में करेंगे। E बराबर कितना आ गया BB। अब E का मतलब क्या है बच्चों, कैपिटल E मैंने क्या लिया था आप याद करो, विद्युत क्षेत्र लिया था सर। कैपिटल E मैंने क्या लिया था, विद्युत क्षेत्र। मतलब मेरे पास जो वैल्यू आई है वो किसकी आ चुकी है, विद्युत क्षेत्र की आ चुकी है। और मुझे निकालना क्या था बच्चों, EMF। अब ऐसे में समझ जाना कि ये EMF है। EMF का प्रतीक तो स्मॉल e काम में लिया जाता है बच्चों, है ना। और ये हमारा कैपिटल E, और कैपिटल E से तात्पर्य है विद्युत क्षेत्र से। ये तो हमारा विद्युत क्षेत्र है, ये तो हमारा विद्युत क्षेत्र है। तो सर विद्युत वाहक बल कैसे निकलेगा, इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 3 का एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि वोल्टेज बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। चैप्टर नंबर 3, 4 जिन्होंने पढ़े हैं, B बराबर E इंटू डी, वो समझ जाएंगे। जिन्होंने नहीं पढ़े हैं बच्चों वो याद करना पड़ेगा भैया फिलहाल तो, कि जब विद्युत क्षेत्र पता हो और पोटेंशियल निकालना हो, विद्युत क्षेत्र पता हो और पोटेंशियल, ये V पोटेंशियल नहीं है, ये V वेग है। यहाँ पर पोटेंशियल स्मॉल e से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो लेंथ से मल्टीप्लाई करना होता है। तो E बराबर कैपिटल E की वैल्यू कितनी है VV, और लेंथ कितनी है L। दिस इज योर फाइनल आंसर। अच्छे से रट लेना, मैं तो ये कहूँगा अब यहाँ पर रटने का मतलब न्यूमेरिकल आने की प्रबल संभावना है। E बराबर VVL, E बराबर VVL, E बराबर VVL। फिजिकल मतलब जरूर पता होना चाहिए। E की मतलब है EMF, इंड्यूस्ड EMF, प्रेरित विद्युत वाहक बल। V वेग, कैपिटल V चुंबकीय क्षेत्र, और L लंबाई। पर बच्चों ये सूत्र कब आया, ये सूत्र कब आया पता है, जब वेग लंबवत है चुंबकीय क्षेत्र के और ये लंबवत है लंबाई के, तीनों आपस में लंबवत हो, तीनों आपस में लंबवत हो। इस चित्र में आपको ये फील भी आ रहा होगा। VVL अगर आपस में लंबवत हैं, VVL अगर आपस में लंबवत हैं, तो आपका ये सूत्र बनता है। पर बच्चों यहां से एक इंपॉर्टेंट सूत्र और बनता है कि यदि देखो चुंबकीय बल में आपने थीटा की वैल्यू 90 जमाई, ये थीटा क्या था बच्चों, ये थीटा क्या था, वेग और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण। यहां तो वेग और चुंबकीय क्षेत्र 90 डिग्री पर है, 90 पे ना होकर कोई थीटा होता, मैं कहूं कि ये रॉड 30 डिग्री पर गति कर रही है। कहने का मतलब यदि वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कोण थीटा हो, तो अभी तो 90 है, अभी तो 90 है, पर 90 ना होकर कुछ कोण हो तो पता है सूत्र क्या बनता भाई साहब, आप खुद सोचिए। क्या ये थीटा कटता, क्या नहीं कटता सर। थीटा क्यों गायब हुआ, 90 की वजह से। तो फिर यहां साइन थीटा आता, तो फिर यहां साइन थीटा आता, तो फिर यहां साइन थीटा आता, यहां साइन थीटा आता, और यहां भी साइन। अब करके देख लेना, साइन को उड़ाओ मत। तो जो सूत्र बनेगा वो भी आपको याद रखना है अच्छे से, VVL साइन थीटा। असल में तो सूत्र ये है, आप तो इसको याद रखो। E बराबर क्या होता है बच्चों, VVL साइन थीटा। E बराबर क्या होता है, VVL साइन थीटा। बोलो बार बार, E बराबर क्या होता है, VVL साइन थीटा। और इससे भी अच्छी बात, इससे भी अच्छी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर इन 3 राशियों में से, अगर इन्हें 3 राशियों में से, सर 3 कौन कौन सी राशियां, वेग, चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई में से, यहां लगा दो नोट, आपको दिख जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, अगर वेग और चुंबकीय क्षेत्र समांतर हो, या चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई समांतर हो, या वेग और लंबाई समांतर हो। सोचना बच्चों ध्यान से, अगर इन तीनों में से, अगर इन तीनों में से 3 राशियां हैं मेरे पास VBL, 3 में से अगर कोई भी 2 समांतर हो, मान लीजिए बच्चों, जैसे एक तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा,
ये थीटा किसके बीच का कोण है? थीटा है साहब वेग और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण। तो देखो ये कंडीशन तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगी पहले वाली। अगर वेग और चुंबकीय क्षेत्र समांतर हो, जिस दिशा में कण गति कर रहा है, जिस दिशा में रॉड गति कर रही है, क्षेत्र भी उसी दिशा में हो, दोनों एक ही दिशा में हो, थीटा का मान 0 जमाना पड़ेगा। और साइन 0 का मान कितना आता है? 0। और बच्चों 0 से कोई टक्कर ले नहीं सकता है गुणा में, वो सबको 0 कर देगा। तो इस कंडीशन में आपको ईएमएफ 0 नजर आएगा। वेग और चुंबकीय क्षेत्र अगर समांतर हैं, अनुदिश हैं, एक ही दिशा में हैं, तो बच्चों जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो कितना आएगा? 0 आएगा सर। कितना आएगा? 0 आएगा। एक बात और महसूस करके देखना बच्चों, अगर ऐसा सोचो आप, वेग चुंबक क्षेत्र की लंबाई के समांतर हो या चुंबक क्षेत्र लंबाई के समांतर हो, तब भी ईएमएफ 0 ही आएगा। क्यों 0 आएगा सोचना। अगर मान लीजिए वेग और लंबाई एक ही दिशा में है, तो ये नियम ही काम नहीं कर रहा ना। मान लो लंबाई भी आपकी इधर है, पतला वायर है, लंबाई भी आपकी इधर है, वेग इधर गति कर रहा है कण, तो फिर ये मूवमेंट करने के लिए उसको जगह ही नहीं बची ना। सोचो, अगर ये वायर, ये सीधा वायर है आपका, अभी वायर ऐसा था तो इलेक्ट्रॉन इस सिरे से इस सिरे की ओर आ गए। अगर इसको मैं वेग की दिशा में कर दूं तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आते, पर इसमें मोटा ही नहीं है ना इतनी कि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ ही सके, मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा ही नहीं। आप तो एक बात याद कर लो कि अगर इन तीनों राशियों में से, तीन राशि कौन कौन सी हैं, वीवीएल में से कोई भी दो समांतर हो जाए, देसी भाषा में बताऊं तो वीवीएल में से कोई भी दो, अब तीन ही कंडीशन तो बन सकती है ना, या तो वी बी के समांतर, या बी एल के समांतर, या वी एल के समांतर। इन तीन वीवीएल तीन राशियों में से कोई भी दो समांतर हो, इसका सीधा सा मतलब है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल शून्य होगा। अगर वीवीएल में से कोई भी दो राशियां एक दूसरे के समांतर हों, परस्पर समांतर हों, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल 0 होगा, शून्य होगा। यह बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। उम्मीद करता हूं बच्चों बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलो अब इसको नोट कर लेते हैं। आ जाओ, लिखो बच्चों, हेडिंग बनाइए आप, पहले लिख लोगे ना, ऐसे हेडिंग बनाइए आप। अब आप लिखना स्टार्ट करें, पेन को भी निकाल लें। हेडिंग बनाइए, समरूप चुंबक क्षेत्र में चालक छड़ की रेखीय गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। लिखो बच्चों, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की रेखीय गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो भाई साहब चलो मेरे साथ साथ ही लिखना है ना, आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। हेडिंग बना ली सबने, तो सब पहले लिखें क्या क्या कहानी बनाई थी आपने। माना, लिखो माना एल लंबाई की चालक छड़ स्मॉल ए बी, मैं मान रहा हूं कि एल लंबाई की कोई चालक छड़ है स्मॉल ए बी, चित्रानुसार कैपिटल वी चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, या चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है, इसलिए और अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है। समझिएगा बच्चों, एल लंबाई के चालक छड़ स्मॉल ए बी चित्रानुसार बी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है। यह छड़ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेग से
गतिशील है। तीनों ही आपस में लंबवत कर दिए मैंने ना, गतिशील है। चलिए अब इसका डायग्राम सेट करें। तो एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र लें पहले। तो ये भाई साहब हमारा एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ठीक है ना। इसमें आप रख दें एक रॉड, इस रॉड की लंबाई ले लें आप स्मॉल एल। बनाओ मेरे साथ साथ बनाओ। रॉड का नाम रख दें आप स्मॉल ए वी, और क्षेत्र के लंबवत ये वी वेग से गति कर रही है। चलो नोट करो इतना यहां तक जल्दी से। एक बार यहां तक नोट करें, सब समझते भी जाएं, नोट करते जाएं, ठीक है ना। उम्मीद है आपने बना लिया होगा, अदरवाइज स्क्रीन पॉज करके भाई यहां तक लिखो पहले आप, है ना। अब सोचिए बच्चों, विचार करते हैं। छड़ गति करेगी तो छड़ में इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, और इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा बल लगेगा? चुंबकीय बल। वो कहानी लिखता हूं कि चालक छड़ के साथ साथ छड़ में स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन भी गति करते हैं। भाई छड़ गति कर रही है तो छड़ के साथ साथ मुक्त इलेक्ट्रॉन भी गति करते हैं। लिखते जाइए, चालक छड़ के साथ साथ मुक्त इलेक्ट्रॉन भी गति करते हैं, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर, जिससे ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उंगली चुंबक क्षेत्र में, अंगूठा धारा में अपोजिट हथेली बल को दर्शाएगी, मतलब ए से बी की ओर। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा शायद, चुंबकीय बल लगता है ना मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर स्मॉल ए से वी की ओर। चुंबकीय बल लगता है। चालक छड़ के साथ साथ छड़ में स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन भी गति करते हैं, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन पर ए से बी की ओर चुंबकीय बल लगता है। बच्चों चुंबकीय बल का सूत्र क्या होता है? क्यू बी बी साइन थीटा, और यहां थीटा है 90 डिग्री। थीटा एक्चुअल में वेग और चुंबक क्षेत्र के मध्य का कोण है। वेग एक्स अक्ष में है, चुंबक क्षेत्र जेड अक्ष में है, दोनों लंबवत हो गए। तो यहां से जो एफ बी आएगा, ये आएगा क्यू बी वी साइन 90, और साइन 90 का मान कितना आता है? 1। तो जो लगने वाला चुंबकीय बल आएगा वो आएगा क्यू बी वी, समीकरण नंबर 1। यहां तक नोट करिए एक बार आप, साफ करना पड़ेगा भाई, यहां तक नोट करो आप, है ना, जल्दी करो। आगे थोड़ा ऊपर से साफ कर दूं, ये वाला है ना। अब चालक इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर आ रहे हैं ना, इस चुंबकीय बल के कारण, इस चुंबकीय बल के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन, इस चुंबकीय बल के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन ए से वी की ओर गति करते हैं। भाई जब चुंबकीय बल ए से बी की ओर लग रहा है
तो ये बने इलेक्ट्रॉनों को ए से बी की ओर धकेल देगा, ए से बी की ओर गति करेंगे, जिससे ए धनात्मक तथा वी ऋणात्मक हो जाता है। भाई इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर गति कर रहे हैं, तो ए तो बन जाएगा धनात्मक और बी बन जाएगा ऋणात्मक। अब बच्चों ये हो गया ए धनात्मक और बी हो गया ऋणात्मक, इसका मतलब तो ए से बी की ओर धन से ऋण की ओर एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है, जिससे ए से बी की ओर, स्मॉल ए से बी की ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह कहानी समझ में आई। चुंबकीय बल के कारण इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर गति करते हैं, ए बन जाएगा धनात्मक और बी बन जाएगा ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर, मतलब जिससे ए से बी की ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और बच्चों इस विद्युत क्षेत्र की वजह से कौन सा बल लगेगा? विद्युत बल इलेक्ट्रॉन पर विपरीत दिशा में, मतलब ऊपर की ओर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र नीचे है ना। इस विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर कहां, V से A की ओर, इस विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर कहां से कहां बच्चों? B से A की ओर कौन सा बल? विद्युत बल लगता है। यह कहानी समझ में आई। इलेक्ट्रॉन पर बल कहां लगा? नीचे की ओर। विद्युत चुंबकीय बल, तो क्षेत्र भी नीचे बन गया, और इस क्षेत्र की वजह से ऊपर की ओर क्या लगेगा? आपका विद्युत बल लगता है। ये साफ कर रहा हूं इधर से ना। विद्युत बल का सूत्र क्या होता है? विद्युत बल के यहां लग दो, चलो। विद्युत बल का सूत्र क्या होता है? एफ ई बराबर क्यू ई, समीकरण नंबर 2। ये कहानी समझ में आई क्या? समीकरण नंबर 1 में चुंबकीय बल है नीचे की ओर, समीकरण नंबर 2 में विद्युत बल है ऊपर की ओर। आगे लिखिए। साम्य अवस्था में, मतलब बैलेंसिंग कंडीशन जब आएगी, तो एफ ई बराबर एफ बी, और अगर इन दोनों को बच्चों बराबर किया जाए, अगर इन दोनों को बराबर किया जाए, देखना क्या सूत्र बन जाएगा। दोनों के आंकड़े जमा दो। इसमें एफ ई का मान तो है क्यू ई, और इसका मान है क्यू बी। क्यू ने क्यू मार दिया, तो कैपिटल ई कितना बन जाएगा? वी वी। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सूत्र है, हल्का सा दिमाग में जरूर रखें इसको। खैर वैसे हम तुरंत निकाल लिया करेंगे विद्युत बल चुंबकीय बल को बराबर करके, फिर भी हल्का सा दिमाग में रह जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। ई बराबर बी बी। अब विद्युत क्षेत्र आ गया भाई, पर आपको तो ईएमएफ चाहिए। अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल, स्मॉल ई की बात करूं तो बच्चों कैपिटल ई इंटू एल आ जाएगा। देन स्मॉल ई इज इक्वल टू वी वी एल इज योर फाइनल आंसर। प्रत्येक बच्चे को फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए कि प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होता है? वी वी एल। कितना आता है? वी वी एल। एक बात तो ये क्लियर कर लो, ठीक है। अब इसमें स्टार लगाकर नीचे एक बात और लिख दो। ये वी वी एल कब था? जब वेग, एक बार यहां तक लिखो जल्दी, चलो फिर आगे बढ़ाते चर्चा को। उम्मीद करता हूं बच्चों ये हेडिंग आपको एकदम बिल्कुल बेहतरीन समझ में आ गई होगी। एग्जाम के कॉन्ट्रीब्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। अगर इंपॉर्टेंट ना होती तो मैं इतना नहीं पुकारता है ना। कल भी मैंने इसको समझाया था, आज पूरा दिन मैं इसमें निकाल रहा हूं, इसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये तो 90 वाली कहानी हुई कि यदि कौन कौन, वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र
के मध्य का कोण थीटा हो तो, अगर वेग और चुंबक क्षेत्र के बीच का कोण थीटा हो तो E बराबर कितना बन जाएगा, VVL साइन थीटा। इसको भी आप याद रखेंगे। अगर 30 डिग्री का होगा तो 30 जमाना है, 60 का होगा तो 60 जमाना है। दो फॉर्मूले आपको याद हो जाने चाहिए, एक तो BBL जो तीनों लंबवत हों और थीटा कोण पर हो तो BBL साइन थीटा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको और नोट करनी है। क्या नोट करनी है, आप लिखिए, अगर इन तीनों में से, किन तीनों में से, वेग, चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई, नोट लगा लेना बच्चों अच्छा सा एक, कि यदि V समांतर हो जाए B के, वेग और चुंबकीय क्षेत्र समांतर हो, वेग और लंबाई समांतर हो, या चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई समांतर हो, कोई सी भी कंडीशन हो इन तीनों कंडीशनों में से, इसका मतलब एक ही होगा कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो जीरो आएगा। देसी भाषा में लिख लो चाहें कि तीन में से कोई भी दो समांतर होंगी तो ईएमएफ जीरो आएगा। एक बार यहां तक नोट करें, इसके ऊपर एक आध बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कराऊं तो पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। आप लिखिए यहां तक, चलो जल्दी से। एक आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 9.7। ये समझ लेना जितना पढ़ाया है वो ऑलमोस्ट पूरा क्लियर हो जाएगा बच्चों। इरेज कर रहा हूं, अब भैया आप स्क्रीन पॉज करके यहाँ आगे पीछे करके लिख लेना अपने हिसाब से। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9.7 की अगर मैं बात करता हूं तो देखिएगा बच्चों 9.7 क्या कहता है। 5 सेंटीमीटर के 12 चालक तारों को जोड़कर एक घन बनाया गया है। आपने एक घन बनाया साहब और घन में 12 तार जोड़े। बच्चों 12 तार जोड़ने का मतलब हुआ, आपको पता होना चाहिए कि घन में 12 भुजाएं होती हैं। 4 तो पहले बना दी, 4 ये बना दी, 8 9 10 11 12। आप जानते हो घन में हर एक भुजा बराबर होती है, तो जो भुजा की लंबाई है L वो आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में अगर बदला जाए 10 की घात -2 से गुणा कर देंगे। 5 सेंटीमीटर के 12 चालक तारों को जोड़कर एक घन बनाया गया जो 0.05 टकला के चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू दे रखी है 0.05 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है। वेग भी दिया हुआ है बच्चों 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर है डाटा? दो क्वेश्चन बना रखे हैं, एक तो इसने ये ग्राफ ये बनाया है ना, और एक बच्चों इसने घन और बनाया है। दो घन दिए हैं। ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है एकदम, बिल्कुल है ना। इसमें तो एक तीर इधर लगा हुआ है और कह रहा है भैया ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है बी वेक्टर। एक तीर इधर लगा हुआ है, ये कह रहा है ये वेग की दिशा है वी वेक्टर। और दूसरे वाले क्वेश्चन में चुंबकीय क्षेत्र इधर लगा हुआ है वी वेक्टर और वेग इस दिशा में दिया हुआ है वेग का। ये क्वेश्चन है। अब कह रहा है फर्स्ट, यदि यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे, आपको दिख रहा होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है घन, तो प्रत्येक भुजा में 12 भुजाएं, 12 भुजाओं में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। और दूसरा क्वेश्चन, यदि यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करे, देखो चुंबक क्षेत्र एक्स अक्ष पर है, गति कहां हो रही है वाई अक्ष पर, तो प्रत्येक भुजा में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। 12 इसमें 24 भुजाओं में मुझे आंसर देना है। ध्यान से देखना बच्चों, मतलब ये समझ में आ गया तो ये मानो कि हमारी कल की और आज की मेहनत सफल है। विचार करते हैं, पहला जो घन है, अच्छा 12 भुजाओं के नाम तो दे दें कम से कम इसको, जो तुम्हारी इच्छा, ए बी सी डी ई एफ जी एच। सेम तरीके से यहां ए बी
CD EF GH। ये दो अलग अलग डायग्राम है, यहां बीच में लाइन खींच दूं ताकि अलग अलग दिखे आपको। बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे, अब जैसे ये भुजाएं, कोई सी भुजा ले लो आप 12 भुजाओं में से, जैसे ध्यान सुनना, मैं थोड़ा और आपको कॉन्सेप्ट के पास लेके चलूं। देखो 4 इसमें क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र एक्स अक्ष में है। चुंबकीय क्षेत्र कौन सी दिशा में है? एक्स अक्ष में। और वेग भी कहां है? एक्स अक्ष में। तो बच्चों ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है, ज्यादा माथा पच्ची जरूरत है ही नहीं है कि सर चाहे आप कोई सी भुजा की बात करो, जब घन एक्स दिशा में गति कर रहा है तो हर भुजा एक्स दिशा में गति कर रही है। जब घन एक्स दिशा में गति कर रहा है तो हर भुजा का वेग एक्स दिशा में है, और सर चुंबकीय क्षेत्र भी तो एक्स दिशा में ही है। और आपने कहा था कि BBL इन 3 राशियों में से कोई भी 2 समांतर हो गई तो आंसर कितना आएगा? 0। कोई सी भुजा ले लो, आप लिखोगे बच्चों कि प्रत्येक भुजा के लिए, जितनी भी इसमें भुजाएं, प्रत्येक भुजा के लिए चुंबकीय क्षेत्र समांतर है वेग की दिशा की। हर एक भुजा के लिए 12 भुजाएं ना भैया, तो 12 के लिए चुंबकीय क्षेत्र वेग के समांतर है। और जब भी बच्चों 2 चीज समांतर हैं, EMF 0 पहला तो समाप्त हुआ। पूरी की पूरी 12 भुजाओं में कोई भी EMF इंड्यूस्ड नहीं होगा। उसका रीजन क्या दोगे कि सर वेग और चुंबकीय क्षेत्र आपस में समांतर हैं हर भुजा के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। अब जरा यहां देखना, सर इसमें तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि देखो वेग तो है एक्स अक्ष में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दूसरा। पहले में तो कोई खास कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, ये तो सीधा हो गया था, वेग और ये समांतर हैं, खेल खत्म, 0 उत्तर। इसको समझना, चुंबकीय क्षेत्र कहां है? एक्स अक्ष में। और वेग कहां है बच्चों? वाई अक्ष में। 12 आंसर बहुत बड़ी बात है, पर आप जरा ध्यान से देखें ना कि इस घन में कुछ भुजा तो ऐसी हैं जो एक्स अक्ष पे लंबी हैं, कुछ भुजा ऐसी हैं जो वाई अक्ष पे लंबी हैं, और कुछ भुजा ऐसी हैं जो जेड अक्ष पे लंबी हैं। आप एक डब्बा लेना, आप घर पे बैठे हो आराम से, स्कूल में तो हो नहीं आप इस टाइम, एक डब्बा लेना घन घनाव जैसी आकृति हो, उसकी भुजाओं को देखना, उसको देख कोने में सेट कर देना, कमरे के कोने में, एक को एक्स मान लेना, को वाई मान लेना, को जेड मान लेना। तो आप देखोगे बच्चों कि देखो एक तो ये AB, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ध्यान से देखना, AB, एक ये FG 2, एक ये DC 3, और एक ये EH 4। बच्चों ये 4 भुजाओं, इन 4 भुजाओं के लिए जो लंबाई है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। इन 4 भुजाओं के लिए लंबाई चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। मतलब इन चारों भुजाओं में EMF 0 है। मतलब इन चारों भुजाओं में तो EMF कितना है? 0। कोई पूछे क्यों? क्योंकि इनकी लंबाई चुंबक क्षेत्र के समांतर है। तो सर जब इसकी कहानी ऐसे तो कुछ इसकी भी तो रही होगी। बाई में लंबाई कौन कौन सी है दिख रही होगी बच्चों आपको? EF, DA, EHG और CB। इन चारों के लिए लंबाई वेग के समांतर है, तो ये चारों भी सर 0 हो गई। 8 में तो 0 हो गया। कौन कौन सी 0 में लिखता हूं, ज्यादा हो जाएगा। चूंकि भुजा किसी भी क्रम में लिख दो, कोई इसके लिए रूल रेगुलेशन नहीं है ना। ऊपर से लिखता जाओ, चलो DC, EH, AB तथा कौन सी बच्चों? FG के लिए, इन 4 भुजाओं के लिए जो मैंने आपको नाम लिखे हैं, आप समझ जाना इस दिशा में कौन कौन सी हैं, के लिए लंबाई समांतर है चुंबकीय क्षेत्र के। ब्रैकेट लगा दो तो बढ़िया रहे बोले। लंबाई समांतर है चुंबकीय क्षेत्र के, अतः इनमें EMF कितना आ जाएगा? 0। बताओ 4 भुजाओं का आंसर समझ में आया कि नहीं आया? 12 भुजाओं में निकालना है, 4 का क्लियर है। फिर वापस से 4 वेग की वजह से 0 हो जाएंगी। कौन कौन सी हैं वो भी लिख दो कि चूंकि
एफ ई एफ कुछ भी लिख दो यार, ई एफ डी ए एच जी तथा सी बी के लिए कौन कौन समांतर है? लंबाई वेग के समांतर है, अतः इनमें ईएमएफ कितना आएगा? 0। बताओ 8 भुजाओं में 0 समझ में आया कि नहीं आया? 4 और 4 8 भुजाओं में 0 समझ में आ गया ना। अब बची हुई 4 भुजा, अब ध्यान से देखना, वेग तो आपका हो गया एक्स अक्ष पर चुंबक क्षेत्र, वेग हो गया वाई अक्ष पर, और इन तीनों की लंबाई तो जेड अक्ष पर होगी ना। कौन कौन सी भुजा बच्चों? एक तो हो गई ईडी, एक हो जाएगी एच सी, एक हो जाएगी एफ ए, और एक हो जाएगी जी वी। के लिए, इन चारों भुजाओं के लिए बच्चों लंबाई, चुंबकीय क्षेत्र और वेग ये परस्पर लंबवत हैं, तीनों लंबवत हैं। और जब तीनों लंबवत हैं तो स्मॉल ई का सूत्र आएगा VVL। आया था ना भी थोड़ी देर पहले। इसमें सारे आंकड़े अगर पुट कर दिए जाएं तो वेग कितना है? वेग ढूंढ लो, कहां है? 5। चुंबकीय क्षेत्र कितना है? 0 या 5 गुना 10⁻² लिख दें इसको। और लंबाई कितनी है? 5 गुना 10⁻²। तो स्मॉल ई कितना आया देखना, 5 गुना 5 25 गुना 5 125, 4 अंक के बाद पॉइंट, तो 0.0125 वोल्ट। कुछ बात समझ में आई क्या नहीं आई? अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो ये मानना कि हेडिंग समझ में आई है, अन्यथा भाई टाइम बेकार गया है अपना, है ना। उम्मीद करता हूं क्लियरली समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो एक बार पुनः देख लें बच्चों। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में ना।